Hello everyone. Today we will study about waterfall model in software engineering. इसके अभी हम phases पढ़ेंगे. Basically इसके 6 phases होते हैं. पहला होता है feasibility study. Okay. Second phase is requirements analysis and specification. पहले टोटल 6 फेज होते हैं बट अब इन दोनों फेजेस की बात करते हैं. सो व्हाट इज़ बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, क्या वो टेक्निकली और वो फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं है. क्या उसको डेवलप करना में फाइनेंसेस हमारे सही से लगेंगे या फिर बहुत एक्स्ट्रा फाइनेंसेस लग जाएंगे विच इज़ यूजलेस. क्या वो टेक्निकली सही है उस चीज़ को डेवलप करना, और इट इज़ लाइक यूजलेस कुछ है ऐसा. ठीक है. सो वी चेक, वी डिटरमाइन whether it would be feasible, whether it would be technically or financially feasible to develop the project, to develop the software. या फिर ठीक है, पहला चीज़ तो ये होता है कि हम चेक करते हैं कि क्या वो टेक्निकली और फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं है. सेकंड थिंग हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारे कस्टमर की क्या है. प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर बिकॉज जो भी कस्टमर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कराने आया है वो आपको प्रॉब्लम देगा कि देखो, मैं तो एक ई कॉमर्स का बिजनेस है मेरा, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए ई कॉमर्स का एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करके दे दो. तो तुम देखोगे कि अच्छा, तो इनकी प्रॉब्लम ये है दैट इनको एक ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर चाहिए. ठीक है, तो तुमने प्रॉब्लम ये देखी. अब नाउ यू विल कम अप विद सॉल्यूशंस कि हाँ, एक सॉफ्टवेयर ऐसा होगा, सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होंगी, कुछ ऐसा. ठीक है. सो यू विल कम अप विद सॉल्यूशंस, multiple solution to solve the problem. You will come up with multiple solutions to solve the problem. So later what happens is कि multiple solutions तो आए, but then you will check कि बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा होगा, या फिर जितने भी सॉल्यूशंस हैं ना, तुम इनके ड्रॉबैक्स चेक करोगे कि ड्रॉबैक्स क्या हैं एंड बेनिफिट्स क्या हैं. ठीक है. और फिर फाइनली जो भी तुम्हारा बेस्ट सॉल्यूशन होगा, बेस्ट स्ट्रैटेजी या फिर सॉल्यूशन, उससे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ने के लिए. ठीक है. सो बहुत बेसिक है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर बनवाने आया है तो फिजिबिलिटी स्टडी में होता है कि क्या ये सॉफ्टवेयर फाइनेंशियली और टेक्निकली फिजिबल है डेवलप करना, हमारे कस्टमर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, हमारा कस्टमर क्या चाहता है कि हमें क्या बनवाना है उसने हमसे. ठीक है. और हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे प्रोग्रामर्स का तो यही काम होता है ना कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आई है उनके पास तो वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि अच्छा, ये चीज़ कैसे सॉल्व हो सकती है, इस चीज़ का सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट है कुछ कैसे बन सकता है. ठीक है. और फाइनली यू हैव टू कम अप विद द बेस्ट सॉल्यूशन. ठीक है. ये फिजिबिलिटी स्टडी. फिर सेकंड होता है रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन. पहली बात तो ये कि इसके 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे. एक होता है, let me change the color, requirements gathering and analysis, और दूसरी चीज़ होती है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. ठीक है. ये 2 चीज़ें होती हैं. सो बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि हमें जो हमारे कस्टमर हैं वो एग्जैक्टली उनको रिक्वायरमेंट क्या है,
हमने उनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट समझनी है, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है उन्हें हमसे, एंड वी डॉक्यूमेंटेड, एंड डॉक्यूमेंटिंग द रिक्वायरमेंट, एंड डॉक्यूमेंटिंग द रिक्वायरमेंट, कि उनको एक ई कॉमर्स का बिल्ड कराना है, तो अब एग्जैक्ट उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए उस सॉफ्टवेयर में। थोड़े हम और डिटेल में आ जाते हैं। पहले तो उनकी हमने प्रॉब्लम देखी कि अच्छा उनको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर चाहिए मुझे। फिर अब तुम पूछते हो कि अच्छा एग्जैक्टली आपको उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो आ जाता है रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन में। अब रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट्स एंड गैदरिंग एंड एनालिसिस, इसमें हम क्या करते हैं, सारी रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, एंड देन एनालाइज करते हैं। एनालिसिस मतलब एंड देन एनालाइज इट, और इसका दो गोल होते हैं इसमें बेसिकली। गोल पहला तो होता है कि हमने रिमूव करनी है इनकन्सिस्टेंसीज या फिर इनकम्प्लीटनेस। पहले करते हैं, एक सेकेंड, ओके। सो पहले तो हम रिमूव करनी है हमें एक इनकम्प्लीटनेस, और एक हमने रिमूव करनी है इनकन्सिस्टेंसीज। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस? इनकम्प्लीटनेस का मतलब ये होता है कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट हमें कुछ बताई होगी यूज़र ने कि मुझे एक जो भी ई कॉमर्स का चाहिए उसमें एक पेज होना चाहिए जहाँ पे क्लोथिंग की सारी चीज़ें हों, ठीक है, और फिर यूज़र कहीं वहाँ से कुछ भी खरीद सकता है, एनेबल करें, ठीक है। अब बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी, जैसे वहाँ पे एक पेमेंट का पेज होना चाहिए, एक क्या पता एडवर्टीज़मेंट का पेज हो, कुछ पॉपअप हो कि ठीक है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन डिस्प्ले कुछ करने के लिए लोगों को ईमेल जाए, ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स कस्टमर को नहीं पता होता ना। तो वो सारी जो भी चीज़ें एक्चुअल रिक्वायरमेंट में हमें कस्टमर ने नहीं बताई होती है, वो हम इस प्रोसेस में खुद ऐड करते हैं, ठीक है। और फिर बात आती है इनकन्सिस्टेंसीज की। सी, अगर दो चीज़ें, इफ़ टू थिंग्स आर कॉन्ट्रेडिक्टिंग ईच अदर, सो ये कॉन्ट्रेडिक्शन को हमने रिमूव करना होता है, ठीक है। एन इनकन्सिस्टेंट रिक्वायरमेंट इज़ द वन इन विच सम पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रेडिक्ट्स द अदर। मतलब दो चीज़ें, एक ए है और एक बी है, ए की वजह से बी नहीं हो सकती है, बात ये है, ठीक है। तो अगर जैसे कोई ई कॉमर्स का अगर बिल्ड करवा रहा है और वो बोले कि इसमें लोग म्यूज़िक भी सुन सकें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना, ऐसा कुछ कि अगर एक चीज़ है तो दूसरी नहीं हो सकती है। सो वो कॉन्ट्रडिक्शन को हमने हटाना होता है ताकि बहुत ईजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर क्रिएट हो हमारा। दैट इज़ द थिंग अबाउट इट। फिर है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब ये होता है दैट एक डॉक्यूमेंट होती है SRS डॉक्यूमेंट। SRS डॉक्यूमेंट, इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, हम जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स ली हैं और एनालाइज की हैं उन सारी रिक्वायरमेंट्स को हम इसमें नोट कर देते हैं, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को हम इसमें लिख देते हैं। एंड देयरफॉर इट सर्व्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेवलपमेंट टीम एंड कस्टमर। तो डेवलपमेंट टीम और कस्टमर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है। सो फ्यूचर में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है कि कस्टमर तुम्हारे पास आ जाए कि मैंने ये भी अपनी रिक्वायरमेंट बोली थी बट यू हैव नॉट फुलफिल्ड इट, राइट, सो यू कैन हैव अ प्रूफ कि दिस वॉज मैंशनड इन द SRS डॉक्यूमेंट
एंड ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आपने पहले बताया ही नहीं है, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट, सो एक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है. दिस इज़ द पार्ट ऑफ इट. ना थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होती है? ओके, सो थर्ड फेज इज़ डिज़ाइन. थर्ड फेज इज़ डिज़ाइन. ये एक्चुअल चीज़ें लाइक फॉलो होती हैं, बट दिस मॉडल इज़ एक्चुअली नॉट एनी लॉन्गर यूज्ड. बट बहुत सारे नए मॉडल्स जो हैं वो इसी से डिराइव्ड है, सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट. ये बात याद रखो, ठीक है. अब बात आती है डिज़ाइन की. सब ने नाम सुना होगा फिग्मा का, ठीक है. फिग्मा क्या होता है? वहाँ पे तुम UI UX डिज़ाइन करते हो. जब हमने कोई एक रफ़ आइडिया बना दिया है किसी सॉफ्टवेयर का, किसी वेबसाइट का, अब हम उसे डायरेक्टली कोड नहीं करते हैं. कोई भी डेवलपर उसको डायरेक्टली कोड नहीं करता है. एक UI UX डिज़ाइनर होगा जो उस वेबसाइट या फिर उस सॉफ्टवेयर को पहले एग्जैक्टली एक उसका फ्रेमवर्क कुछ बनाता है, प्रोटोटाइप बनाता है, ठीक है. उस प्रोटोटाइप में वो बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी. एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस होती हैं इसमें, बहुत डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस होती हैं. डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस, डिटेल्ड डिज़ाइन कह सकते हैं. डिटेल्ड डिज़ाइन होता है एक्चुअली, स्पेसिफिकेशन में तो डिज़ाइन है. खैर, बहुत डिटेल डिज़ाइन होता है. पिक्सेल्स तक मेंशन किए होते हैं कि कौन सा एरिया कितने पिक्सल का होगा, यहाँ पे बॉर्डर कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, ये सब, ठीक है. सो ये पार्ट आ जाता है हमारे डिज़ाइन में. तो जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, रिक्वायरमेंट्स, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी कोडेड, दैट कैन बी कोडेड. तो अब जब यहाँ पे लिखा होगा कि ये 2 पिक्सल का कुछ है, या फिर यहाँ पे कितने 1 पिक्सल की स्पेस है, तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई हो जाती हैं और तभी कोई कुछ से कोड करता है, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ठीक है. और यहाँ पे आर्किटेक्चर भी मेंशन होता है कि कौन सा आर्किटेक्चर ये फॉलो करेगा सॉफ्टवेयर. आर्किटेक्चर आपने पढ़ा होगा दैट देयर आर 1 tier 2 tier आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है. सो ये चीज़ें होती हैं. और यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट का यूज़ होता है. जैसे ऊपर SRS का यूज़ हुआ था, यहाँ पे SDD का यूज़ होता है, जो होता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का यूज़ होता है. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग एक्चुअली. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का यूज़ होता है. नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेप. ओके, सो फोर्थ स्टेप क्या होता है? फोर्थ स्टेप होता है जो भी हमने डिज़ाइन किया उसको हमने कोडिंग करनी है एंड यूनिट टेस्टिंग करनी होती है. जब भी कोई वेबसाइट, कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके मॉड्यूल्स होते हैं. मतलब मॉड्यूल क्या होता है कि अलग अलग पार्ट होते हैं. कि होम पेज ऐसा होगा, जो अगर वो कोई और पेज पे वो जा रहा है तो वो ऐसा होगा, ठीक है. बहुत सारे मॉड्यूल्स बना दिए जाते हैं. ये पेमेंट्स पेज है, ये होम पेज है, ये मेन सेक्शन, कुछ भी ऐसा. और ये सारे क्या होते हैं? मॉड्यूल. इन सबको इस स्टेज में कोड किया जाता है. हर एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को कोड किया जाता है, ठीक है. जो डिज़ाइन होता है उसको अब हम कन्वर्ट करते हैं सोर्स कोड में. डिज़ाइन इज कन्वर्टेड टू सोर्स कोड. सोर्स कोड में हम उसको डाल देते हैं, ठीक है. और हर एक मॉड्यूल इज़ डिज़ाइंड. मॉड्यूल्स आर डिज़ाइंड, ठीक है. ये फैक्ट्स समझो. और अब यहाँ पे एक और चीज़ है यूनिट टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग में क्या करते हैं? जो हर एक मॉड्यूल है हम उसको टेस्ट करते हैं. एवरी मॉड्यूल इज़ टेस्टेड, कि हर एक मॉड्यूल काम कर रहा है, कि हर एक इंडिविजुअल मॉड्यूल काम करता है, तभी उसको कंबाइन करते हैं और आगे मूव करते हैं, ठीक है. ओके, वी हैव स्पेस हियर, सो नेक्स्ट मूव का यहीं पे बताते हैं. अब फिफ्थ होता है
इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। वहाँ पे यूनिट था, अब क्या है, सिस्टम टेस्टिंग। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली इन दिस पार्ट? जितने भी हमने मॉड्यूल्स बनाए थे उनको हम अब इंटीग्रेट कर देते हैं। the modules which we created, modules are integrated। ठीक है, जो हमारा पार्शियली इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है उसमें रिजल्टेंट सिस्टम एंड द रिजल्टेंट सिस्टम इज टेस्टेड। ठीक है, और क्या होता है इसमें कि जो हमने सिस्टम टेस्टिंग की क्या है, अब जो हमने पूरे सारे मॉड्यूल्स इंटीग्रेट कर दिए, सारे पेजेस को हमने साथ में ले आया, सारे जो भी पार्ट्स हैं साथ में ले आए, अब उसको हम ओवरऑल टेस्ट करते हैं कि क्या हर एक पार्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और 3 टाइप की टेस्टिंग होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, 3 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। सो व्हाट आर दोज 3 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग? अल्फा, बीटा और एक्सेप्टेंस। देखो, अल्फ़ा टेस्टिंग कौन करता है? जो डेवलपमेंट जिसने की होती है, यानी कि डेवलपमेंट टीम। कोई भी चीज़ जब बन रही है तो उसको डेवलपमेंट टीम टेस्ट करती है। ठीक है, अमेज़ॉन जब कोई भी प्रोडक्ट रिलीज़ करता है तो पहले उसकी खुद की टीम टेस्ट करती है। फिर कुछ बीटा यानी कि जो फ्रेंडली सेट ऑफ कस्टमर्स होते हैं, फ्रेंडली सेट ऑफ कस्टमर्स, कुछ ग्रुप होता है लोगों का, फिर वो टेस्ट करते हैं उसको। और एक्सेप्टेंस में फाइनली जो कस्टमर है ना वो यूज़ करता है और वो डिसाइड करता है कि उसे रिजेक्ट करना है, उसे पसंद नहीं आया है वो सॉफ्टवेयर या उसे चाहिए। ठीक है, ये 3 टाइप की टेस्टिंग होती है और इंटीग्रेशन के बाद, बिकॉज अब सिस्टम तो बन गया है, सॉफ्टवेयर बन गया है, तो अब उसको टेस्ट करना ज़रूरी है कि क्या वो सही है, फेल तो नहीं कर जाएगा, क्रैश तो नहीं कर जाएगा। ठीक है, और टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, तभी बहुत सारे यूज़र्स जब तक उसको टेस्ट ना करें, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ ऑपरेशन उस पर ना परफॉर्म हो, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल बहुत अलग तरह से हर चीज़ को यूज़ करता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द लास्ट पार्ट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, जब भी कोई भी वेबसाइट, कोई भी सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसके मेंटेनेंस के भी फर्दर एक्चुअली चार्जेस वगैरह तक कॉस्ट करते हैं, बिकॉज उसको किसी सर्वर पे तुमने रखा होगा, कोई डेटाबेस तुम एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी कॉस्टिंग वगैरह होती है, बहुत सारा उसमें अपडेशन अगर लानी होती है तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और द थिंग इज़ दैट जो टोटल एफर्ट स्पेंड ऑन मेंटेनेंस इज़ 60%। जो एफर्ट मेंटेनेंस पे होता है ना, इट इज़ 60% ऑफ टोटल एफर्ट spent to develop a software। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो 60% एफर्ट होता है सिर्फ मेंटेनेंस में, और बाकी 40 जो बाकी अभी तक हमने पार्ट्स पढ़े हैं फेजेस उसमें, बिकॉज जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है वो काफ़ी ऑनगोइंग है, बहुत टाइम तक उसको पता नहीं कि वो सॉफ्टवेयर किसी भी यूज़र को, किसी भी कस्टमर को कब तक चाहिए, है ना। सो दैट इज़ लाइक, अब जो अमेज़ॉन भी है, कोई भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो उसके लिए नए नए प्रोग्रामर्स, डेवलपमेंट टीम आती रहती है। सो मेंटेनेंस इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब मेंटेनेंस भी 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स। सो फर्स्ट इज़ करेक्टिव, नेक्स्ट इज़ परफेक्टिव एंड लास्ट इज़ अडेप्टिव। करेक्टिव, परफेक्टिव और अडेप्टिव। करेक्टिव मेंटेनेंस होती है जिसमें कि हम एरर्स को करेक्ट करते हैं। अगर कोई ऐसी एरर है जो कि डेवलपमेंट फेज़ में हमने नहीं डिस्कवर की है तो वो करेक्टिव फेज़ में हम डिस्कवर करते हैं। परफेक्टिव फेज़ क्या होता है? जब हमें इन्हांस, ओके आई विल राइट इट डाउन। करेक्टिव यानी कि एरर्स विच correcting errors which were not discovered
ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज, ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज। ठीक है, परफेक्टिव होती है कि हमने उसको इन्हांस करना है अगर फंक्शनैलिटीज़, इन्हांसिंग फंक्शनैलिटीज़। और एडेप्टिव क्या होती है? एडेप्टिव का मतलब ये है कि एग्जाम्पल देखो, बहुत सारी मशीन्स जो है ना वो बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन करती हैं। जैसे तुम्हारे क्रोम है, आजकल ब्रेव भी है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो वो हर ब्राउज़र पे वो चीज़ वर्क करनी चाहिए अगर तो वो वेबसाइट है। अगर वो सॉफ्टवेयर है तो हर मशीन पे, वो मैक पे काम करनी चाहिए, वो विंडोज़ पे काम करनी चाहिए, इवन मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल में भी वो चीज़ काम करनी चाहिए। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एडेप्टिव, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को हम पोर्ट कर सकें कि वो नए एनवायरनमेंट में वर्क कर सके या फिर नए ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर सके। ठीक है, ओके, दैट इज़ द रीज़न. So these are the various phases of waterfall model, and